प्रसरण प्रसरण दाब लिखो इसमें। लिखो जब किसी विलयन को विलयन पर जितना अधिक दाब लगाते हैं, विलयन पर जितना अधिक दाब लगाते हैं उसे विलयन का प्रसरण दाब कहते हैं। उसे विलयन का प्रसरण दाब कहते हैं। लिख लो पहले आराम से, उसे विलयन का प्रसरण दाब कहते हैं। देखो अब क्या है यो, जब किसी विलयन को एसपीएम द्वारा अलग किया जाता है तो भैया शुद्ध विलायक शुद्ध विलयन की ओर गमन करने लगता है, इसे ही क्या कहते हैं हम, प्रसरण कहते हैं। तथा इस क्रिया को रोकने के लिए उस पर जितना अधिक दाब लगाते हैं उसे विलयन का क्या कहते हैं, प्रसरण दाब कहते हैं। अब देखो कैसे समझेंगे, इधर आओ, बोर्ड की तरफ आ जाओ सबके सब। देखो ये टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास ना, बस मेरे पास ही है। मेरे पास भी, तुम्हारे पास भी है। देखो इस पर हमने क्या लगा दी उस बीच में, एसपीएम। एसपीएम का मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब लगा दी। अब भैया एक तरफ तो हमने इसमें विलयन भरा, सपोज करो मैंने इधर विलयन भर लिया, इधर मैंने विलायक भरा। तो सबसे पहला तो सवाल मेरे से तुमसे नहीं होगा कि विलयन गाढ़ा रहवे या विलायक गाढ़ा रहवे है? विलयन गाढ़ा रहवे। कैसे विलयन गाढ़ा रहवे? क्योंकि विलयन क्या चीज़ से मिलकर बना हमारा फरहान बाबू? दो चीज़ से। किस किस चीज़ से मिलकर बनेगा? जब विलय और विलायक से मिलकर बनेगा तो विलयन गाढ़ा होगा नहीं होगा? अब भैया हमारा ये है, ये क्या विलायक। भाई विलायक तो कुछ भी हो, विलायक तो नॉर्मल होगा ना खुशबू बाबू? हाँ बिल्कुल। अगर मैं तुम्हें खाली शरबत दे लगूँ और खाली पानी दे लगूँ तो दोनों में अंतर मिलेगा ना मिलेगा? जो गाढ़ा होगा उसे क्या बोलेंगे हम? विलयन, क्योंकि उसकी सांद्रता ज़्यादा होगी ना, दो चीज़ से मिलकर बना होगा ना। ये खाली एक चीज़ से मिलकर बना होगा विलायक से। तो अगर तुम देखो तो विलायक के कण विलयन की तरफ कुछ चलने शुरू होंगे नहीं होंगे? हमने क्या लिखा? जब किसी विलयन को एसपीएम द्वारा अलग किया जाता है तो शुद्ध विलायक विलयन की ओर क्या करने लगता है? गमन करने। गमन का मतलब है कि उल्टा चलेगा ये, बीच इधर की तरफ विलयन की तरफ को। उल्टा क्यों चलेगा भैया? पतले से गाढ़े की तरफ ही तो चलेगा। कल भी तो ऐसे चला था भाई। फर्क क्या पड़ रहा है? चाहे हम इधर तनु लिखे इधर सांद्र लिखे, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है खुशबू भाई। जिंगे जो चीज़ गाढ़ी होगी उधर की तरफ कोई तो प्रसरण लगेगा ना लगेगा? कल मैंने बताया था। अब ये जब ज़्यादा लिक्विड है तो इसकी तरफ कोई तो प्रसरण लगेगा ना लगेगा? हमने क्या लिखा? जब किसी विलयन को एसपीएम द्वारा क्या जाता है भैया? अलग किया जाता है तो शुद्ध विलायक विलयन की ओर क्या करने लगता है? गमन का मतलब है इसकी ओर क्या करने लगेगा? यू हाँ चलने लगेगा। तो इसे क्या कहेंगे हम? प्रसरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? प्रसरण कहते हैं। तथा इसे प्रसरण कहते हैं। तथा इस क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जितना अधिक दाब लगाते हैं उसे क्या कहते हैं हम? प्रसरण दाब कहते हैं। खाली अभी तुमने प्रसरण पढ़ा। अब देखो अगर मैं इस क्रिया को रोकूंगा तो मुझे इस पर अलग से एक दाब लगाने की जरूरत है। अब दाब कैसे लगेगा? यहाँ भैया इस पर लगा दिया मैंने एक दाब। भैया जब हमारा तनु होगा तो तनु ये वाला होगा नहीं होगा? नो बताओ। ये कौन सा होगा हमारा? सांद्र होगा। कैसे तनु होगा? क्योंकि ये ज़्यादा लिक्विड होगा ना। इसमें देखो अगर शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक होने के बाद भी उसमें शुद्ध विलायक है तो उसमें थोड़ा बहुत ना विलय तो उपस्थित होगा नहीं होगा? तो तनु होगा। लेकिन यूँ क्या? ये तो ऑलरेडी पूरा विलयन बना हुआ है। आज जब ये पूरा विलयन बना है तो इसमें तो यूँ सांद्र होगा नहीं होगा?
भाई अगर मैं एक तरफ विलायक और एक तरफ विलयन रखूँ तो तनु और सांद्र की तो अपना भी पता कर सको ना कर सकते, तनु कौन सा रहे सांद्र कौन सा रहे। अगर एक तरफ जुनेद एक गिलास है, 2 गिलास है हमारे पास, एक में तो खाली जल है और एक में क्या हमारा शरबत है, तुम बताओ कौन सा गाढ़ा होगा। शरबत गाढ़ा होगा नहीं होगा। जो शरबत वाला में से सांद्र विलयन भी बोल सकता हूँ ना, बोल सकता हूँ। खुशबू सांद्र विलयन कह सकता हूँ ना, कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ मैं, क्योंकि जो शुद्ध विलायक है ना इसमें तो कुछ नहीं उपस्थित होने का, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। इसके हिसाब से तो सांद्र होगा नहीं होगा भाई, इसके हिसाब से तो सांद्र होगा नहीं होगा। अगर मैं तुम्हें दो गिलास दे दिए इसी तरह से और 2 गिलास में 1 गिलास तो वैसे दिया, 1 गिलास में तो कुछ नहीं डाला और 1 गिलास में 2 चम्मच डाल दे, मैं पूछूँ सांद्र कौन सा, तो कौन सा सांद्र बताओगे। हाँ, जिसमें 2 चम्मच नमक की या उसकी चीनी की डाल के तुम्हें सांद्र होगा नहीं होगा। इसी तरह से सेम टू सेम है, जब किसी विलयन को एसपीएम द्वारा किया जाता है, अलग किया जाता है, अलग का मतलब पारगम्य में झिल्ली लगा दी इसमें, तो शुद्ध विलायक विलयन की ओर क्या करने लगता है, गमन करने लगता है। बाबू शुद्ध विलायक विलयन की ओर जाएगा नहीं जाएगा, तनु सांद्र की ओर चलना शुरू होगा नहीं होगा, गमन करने लगता है, तो इसे क्या कहते हैं हम, प्रासरण कहते हैं। तथा इस क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जितना अधिक दाब लगाते हैं, किस पर दाब लगाएंगे हम, विलयन पर जितना अधिक दाब लगाते हैं उसे विलयन का क्या कहते हैं भैया, प्रासरण दाब कहते हैं। मैं इस पर यहाँ दाब लगाऊंगा और यहाँ दाब को मापने के लिए 1 मीटर लगाना पड़ेगा बाबू। मैं ऐसा करके मैंने 1 मीटर लगा दिया, जैसे यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यूँ क्या भैया हमारी यूँ सुनिए, पता चलेगा कि जैसे हम इससे नीचे को दबाएंगे ऐसे, तो हमें इसमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या लग रहा, कितना दाब लग रहा। अब देखो सब चीज़ पहले बंद करो, एक बार समझो। जब किसी विलयन को एसपीएम द्वारा अलग किया जाता है, भाई हमने किसी विलयन को एसपीएम द्वारा अलग कर दिया, जब किसी विलयन को एसपीएम द्वारा अलग किया जाता है तो इस पर तो शुद्ध विलायक, तो भैया शुद्ध विलायक विलयन की ओर क्या करने लगता है, गमन का मतलब इसकी ओर चलना शुरू हो जाएगा नहीं हो जाएगा भैया, गमन करने लगता है, तो इसे ही क्या कहेंगे हम, इसे ही प्रासरण कहते हैं। प्रासरण तक हमने कल भी पढ़ा था कि प्रासरण किसे कहता, बस कल क्या था हमने एक तरफ लिखा था सांद्र, एक तरफ लिखा था तनु। चाहे तुम आज भी सांद्र लिख लो, तनु लिख लो, फिर हमने क्या करा, जहाँ बाबू विलयन करा है यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें सांद्र करना पड़ेगा, उस इधर भी क्या करना पड़ेगा, फिर हमें तनु करना पड़ेगा। तो भैया क्या नाम लिख रहा है हमारा, सांद्र से सॉरी तनु से सांद्र की ओर गमन करना शुरू कर देगा, नहीं कर देगा, जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते क्या चलती, ये प्रक्रिया होती रहेगी नहीं होती रहेगी जुनेद, मैंने बताया था। हाँ, तो इसे क्या कहेंगे हम, प्रासरण कहते हैं। हम तक हमने कल पढ़ा था। लेकिन तथा इस क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जितना अधिक दाब लगाया जाता है, यू क्या है, यू प्रेशर है, इस पे से ऊपर से क्या लगाया जाए, दाब लगाया जाए, इस दाब को ही क्या बोलते हैं भैया, प्रासरण दाब कहते हैं। मैंने यहाँ लिख रखा, उसे विलयन जितना अधिक दाब लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, विलयन का प्रासरण दाब कहते हैं। लिख लो जल्दी, इस वाले चित्र को बना लो, इसे मत बनिएगा, नहीं बना लो, जो समझाने के लिए था। डाल लो भैया, प्रासरण के नियम, प्रासरण के नियम, प्रासरण के नियम। इसमें नंबर 1 करके लिखना, प्रासरण के नियम में तुम्हें नंबर 1 करके लिखना भैया, बोयल वांट हाफ नियम। क्या, हाँ, बोयल हाफ, बोयल वांट हाफ, हाँ, बोयल वांट हाफ नियम लिखो ऐसा भैया। स्थिर ताप पर, हाँ, ये इसमें 2 आएंगे, प्रासरण के नियम में 2 नियम है। हाँ, स्थिर ताप पर किसी विलयन का, ऐसे द्रव ना लिखो, विलयन ही लिखो, स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब, स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसके, अब यहाँ इसे भी बताने की जरूरत ना, पी क्या है और आर क्या, पी और टी क्या है। देखो स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के क्या होता है भैया, समानुपाती होता है। देखो स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। जहाँ पी प्रासरण दाब है, सी क्या खुशबू हमारी सांद्रता। अब देखो चार्ल्स वांट हाफ नियम, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसके परमताप के क्या होता है हमारा, समानुपाती होता है। देखो स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसके परमताप के क्या होता है हमारा, समानुपाती होता है। भैया दोनों को जोड़ लो, दोनों समीकरण
हाँ, दोनों समीकरण को ऐसा करो, जोड़ने पे ना लिखो, इसे पूरा ही लिख लो, मैं हेडिंग डाल के लिखवा रहा। सामान्य विलयन समीकरण, इसे सामान्य विलयन समीकरण बोलना है, इसे सामान्य विलयन समीकरण लिखो 3 करके। सामान्य विलयन समीकरण, सामान्य विलयन समीकरण, सामान्य विलयन समीकरण लिखो इसमें भैया। उपरोक्त दोनों नियमों को भैया संयुक्त करने पर, उपरोक्त दोनों नियमों को संयुक्त का मतलब क्या भैया? जोड़ने पर। तो अगर समीर, अब देखो इधर देखो, फरहान बाबू इधर देखो, खुशबू सब इधर देखो, अगर हमें पता कि अगर हम इससे पी ले हुए तो पी हमारा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो पी का पी रहेगा, पी को माना जाएगा। और बाबू ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, समानुपाती का निशान यहाँ भी है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ सी टी, ऐसा करके लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ मैं। क्यों लिखा? क्योंकि पी हमारा इस वाली समीकरण में भी, इस वाली समीकरण में भी हमारा पी भैया प्रोपोर्शनल, यानी समानुपाती का निशान यहाँ भी है और यहाँ भी है, समानुपाती का निशान भी ले लिया हमने, सी और टी, ठीक है। अब हाँ, अब देखो हमारा अगर समानुपाती का निशान हटा है तो कुछ ना कुछ तो आएगा नहीं आता, हमारा आएगा आर सी टी। क्या आएगा? आर सी टी। अरे भैया मैं इधर और आगे कर रहा हूँ भैया, क्या नाम लिखा? हाँ हाँ, समानुपाती हटेगा तो आर आएगा यहाँ, क्योंकि इसमें आर लगा है। अब देखो आर नियतांक है। अब भैया अगर देखो एक सी का मान रहे है, सी जो रहे है ना हमारा, सी रहे है एन बटे क्या रहे हमारा वी, सी का मान क्या रहे हमारा एन बटे वी। अब देखो पी बराबर आर एन बटे वी बटे टी, ऐसे हम लिख सकते हैं। थोड़ा सा आगे और हल करेंगे तो भैया इसे हम इधर ठाकर लेगा मैं, पी बटे वी बराबर एन आर टी। भैया यू एक न्यूमेरिकल में काम आने वाली समीकरण है, इसे लिख लो। क्या? हाँ भाई बन जाए, लेकिन मैंने हालांकि से बनाई से पी 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 बटे वी बराबर एन आर टी, इसे लिख लो समीकरण को। इसमें यहाँ लिख लेना जो हमारे एन है ना, वे मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या, और वी क्या है हमारा आयतन। हमेशा पूरी समीकरण को एक बार समझा दूंगा, पहले से ताल लो फिर आराम से समझा दूंगा। जाओ देखो चुप, बिल्कुल अपना आप सारा ध्यान बोर्ड की तरफ लो। हमने लिखे है कि प्रासरण के नियम, प्रासरण के 2 नियम है कि बोयल वांट हाफ नियम, स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के क्या होता है भैया? समानुपाती होता है। देखो प्रासरण दाब है, सी सांद्रता है, तो इसकी सांद्रता के क्या भैया? समानुपाती होता है। पहला नियम क्लियर है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के क्या होता है भैया? समानुपाती होता है। दूसरा नियम यही है कि चार्ल्स वांट हाफ नियम, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसके परमताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता उसके परमताप के क्या होता है भैया? समानुपाती होता है। परमताप का मतलब टेम्परेचर, ठीक है, हीट। अब कह रहे हैं कि अब भैया मैंने सामान्य विलयन समीकरण, इसे क्या बोल रहे हैं? सामान्य विलयन समीकरण। अगर हम इन दोनों समीकरणों को मर्ज कर देंगे, एक साथ जोड़ देंगे तो क्या बोल लेंगे? सामान्य विलयन समीकरण। तो भैया उपरोक्त दोनों नियमों को क्या करने पर? संयुक्त का मतलब क्या है? जोड़ने पर। हमें पता है कि हमारा P इसमें भी है, P इसमें भी, तो P मैंने कॉमन ले लिया, एक बार P रख लिया। हमें पता समानुपाती का यहाँ निशान, यहाँ भी समानुपाती का निशान, यहाँ भी समानुपाती का निशान मैंने एक बार लगा लिया। यहाँ C है, C रख लिया, यहाँ T है, यहाँ T रख लिया। कोई समस्या भैया? अब भैया हमें पता है कि जब भी प्रोपोर्शनल का निशान हटता है क्या तो कुछ ना कुछ तो नियतांक आएगा, नहीं आएगा? तो भैया इसे R लिख लो या S लिख लो, इसमें से कोई सा भी लिख सकते हो। हम समीकरण के लिए R लिख सकते हैं या S लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा? P बराबर आर सी टी। लेकिन भैया जो सांद्रता रह है ना, जो सांद्रता का फॉर्मूला बना है, एक बोला है कि मोलों की संख्या बटे आयतन, मोलों की संख्या बटे आयतन। तो भैया मैं से लिख सकता हूँ P बराबर आर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन C की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? N बटे V भी लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। ऐसे है, T का T, ऐसी का ऐसी। अब भैया P जो है V है नहीं, किसके नीचे आ जाएगा? इधर से P के नीचे। तो समीकरण क्या बनी? P बटे V बराबर N R T। अगर तुम इन्हें यहाँ लिखना चाहो तो भैया लिख भी सकते हो कि हमारा P क्या है? P क्या है हमारा? प्रासरण दाब होगा खुशबू बाबू। भैया C हमारा क्या होगा? C सांद्रता होगी। T क्या होगा हमारा? तापमान होगा। और उसके साथ में और क्या बच रहा हमारा? R क्या हमारा?
नियतांक होगा नहीं होगा? और एक और बच रहा हमारे, एन क्या है? एन मोलों की संख्या, और वी क्या भैया हमारा? वी हमारा आयतन। लो इन्हें भी लिख लो, अब तुम्हें दिक्कत ना होने की। मिटा दूँ? चलो अभी मैं ऊपर के, अभी ऊपर के मिटा रहा, नीचे के ना मिटा। सही मिटा दो भैया ये भी। अब लिखो समपरासरी विलयन। हाँ, समपरासरी समपरासरी विलयन। इसमें लिखो भैया, लिखो जिन विलयनों का जिन विलयनों का परासरण दाब समान होता है, जिन विलयनों का परासरण दाब समान होता है उन्हें समपरासरी विलयन उन्हें क्या कहेंगे भैया? उन्हें समपरासी विलयन कहेंगे, उन्हें समपरासी विलयन कहते हैं। अब भैया दाब कब समान होगा? अगर P1 बराबर P2 होगा तो क्या होगा? उनकी C1 बराबर C2 भी होगा। इसे लिख लियो भैया। अगर हमारा दो विलयन है, दोनों विलयन के अगर हमारे दाब समान होंगे तो उनका क्या होगा? उनकी सांद्रता भी क्या होगी भैया? हमारी बराबर होगी। जब तक उनकी सांद्रता बराबर न होने की वे भैया उनके दाब समान न होने के। अब लिखो अति परासरी विलयन। अति परासरी विलयन। अति परासरी विलयन लिखो भैया। इसमें दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है, दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परासरी विलयन कहते हैं तथा जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासरी विलयन कहते हैं। यहाँ नोट करके लिख लेना भाई, एक चीज़ नोट करके, पहले से ताल्लुक भी समझाऊंगा। अगर सांद्र विलयन है तो इसे अति परासरी विलयन बोलेंगे। अति परासरी विलयन। हाँ, अगर इसे भैया मैं इसे समझाऊंगा अभी। अगर हमारा तनु विलयन हुआ तो इसे बोलेंगे भैया अल्प परासरी विलयन। अल्प परासरी विलयन।
अल्प पराशरी विलयन, टाल लो इसे पहले। नहीं, देखो अब समझेंगे समपराशरी विलयन किसे कहेंगे। समपराशरी विलयन, देखो जिन विलयनों का परासरण दाब समान होगा। खुशबू क्या कह रहा बाबू? जिन विलयनों का परासरण दाब समान होगा उन्हें कौन से विलयन बोला है? समपराशरी विलयन बोलते हैं। अगर देखो, अगर हमने दो विलयन लिए हैं, अगर दो विलयनों का हमारा एक विलयन P1 है, एक विलयन हमारा P2 है, अगर दोनों का परासरण दाब समान होगा तो उनकी सांद्रता भी तो समान होगी नहीं होगी? भाई अगर हम इस तरह से देखें, हमने एक बीकर लिया, इसमें हमने क्या लगाई? SPM लगा दी। एक तरफ तो हमने क्या करा? एक तरफ तो हमने गाढ़ा विलयन भर लिया, एक तरफ क्या बढ़ा हमने? तनु विलयन। एक तरफ तो सांद्र भर लिया, एक तरफ हमने क्या बढ़ा? तनु विलयन। तो ये प्रक्रिया इधर से इधर की ओर होगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि P1 का मान किसके बराबर हो जाएगा हमारा? P2 के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब P1 का मान P2 के बराबर होगा तो इनकी सांद्रता भी तो C1 का मान C2 के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि दोनों की सांद्रता भी तो बराबर होगी नहीं होगी भाई? जितना गाढ़ा ये होगा इतना गाढ़ा क्या होगा? ये होगा। जितना गाढ़ा C1 होगा इतना गाढ़ा क्या होगा? C2। तो भैया क्या रहे समपराशरी विलयन, जिन विलयनों का परासरण दाब समान होता है, यानी इसका भी P1 है इसका भी P2 है, तो इनकी सांद्रता भी क्या होगी हमारी? बराबर। तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। क्लियर है जुनैद बाबू समपराशरी विलयन? अब बात करते हैं अति पराशरी विलयन। दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति पराशरी विलयन कहते हैं। अगर दो विलयन है, दो विलयन में से अगर जिस विलयन का दाब अधिक होगा उसे क्या बोलेंगे हम? अति पराशरी विलयन कहते हैं। तथा जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे क्या बोलते हैं? अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। इस तरह से समझो बिल्कुल। हमने एक अर्धपारगम्य में झिल्ली लगा रखी, इसका परासरण दाब होगा क्योंकि इस पे क्या है? ज्यादा गाढ़ा है नहीं? तो यू कौन सा कहलाएगा? अति। और ये कौन सा कहलाएगा? अल्प परासरण कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि हाँ, इस पे परासरण दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, इस पे परासरण दाब कैसा लगाना पड़ेगा खुशबू? थोड़ा सा लगाना। यहाँ मैंने लिख रखा कि जो भी सांद्र विलयन होगा उस पर कैसा परासरण दाब लगेगा? अति पराशरी विलयन कहलाएगा। और जो तनु विलयन होगा वो कैसा कहलाएगा भैया? अल्प पराशरी विलयन कहलाएगा। इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने तुम्हें सारे करा दिए, जो तुम्हें एग्जाम में सारे के सारे ऐसी के ऐसी रखे मिलेंगे। अब तुम्हारा काम है कि पूरी मेहनत से, देखो मैंने तुम्हें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाई जो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा हो। बहुत सारे टीचर ऐसा कराए कि कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा तो एक्स्ट्रा पढ़ाते रहे, मैं नहीं, जिसका हमारे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो तुम में से लग रहा ना कोई सा नीट की तैयारी करे, हम 12th अच्छे नंबर से पास कर ले। हमारा मेन फोकस क्या है? 12th पास करना है ना। हाँ, तो बस अगर तुम्हें 12th अच्छे से पास करनी, पास नहीं तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे अगर तुम ये खाली मैंने जितना 12th के लेवल पे जानकारी होनी चाहिए ना इतनी मैंने तुम्हें पढ़ा दी। लेकिन बस शर्त है कि अब इसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए। शर्त क्या है? इसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जितना भी कराया ना सारा ऑलरेडी इंपॉर्टेंट कराया। यानी बहुत बड़ा चैप्टर था मैंने, और इसमें से छोटा करके जितने भी छोटे हुए ना सब काट पीट के मैंने बस तुम्हें जो जरूरी था मैंने तुम्हें वे करा दी सारी की सारी चीज़। अब तुम्हारा काम है कि तुम्हें टेस्ट देना है पूरे चैप्टर का। आज तुम्हारा चैप्टर खत्म है और मंडे से तुम्हारा कौन सा चैप्टर शुरू होगा? अब हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होगा। हाँ, वैद्युत रसायन के नाम से चैप्टर भैया ये चैप्टर शुरू होगा हमारा। ठीक है, अगर कुछ चीज़ समझ में आई तो मेरे से पूछ सकता है, ना तो आज की सेवा समाप्त।